नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। जयसम चौक से पुराना कॉटन मार्केट की ओर जाने वाले रास्ते पर सहकार भवन के पास स्थित अलंकार ज्वेलर्स में आज सोने की चोरी व लूट की बेहद अजीबोगरीब घटना घटित हुई, जब ग्राहक बनकर दुकान में आए व्यक्ति ने सोने की अंगूठियों और ब्रेसलेट को अपने हाथों में पहनने के बाद मुंह में बरक उठकर बाहर थूककर आने की बात कही और बाहर निकलने के बाद वह व्यक्ति 75 ग्राम सोने के अंगूठी व ब्रेसलेट लेकर भाग गया। पता चला है कि सहकार भवन के पास चिंतन पारेख नामक सराफा व्यापारी का अलंकार ज्वेलर्स नामक ज्वेलरी शोरूम है, जहाँ पर आज सुबह दुकान खोलने के कुछ ही देर बाद 35 वर्ष की आयु वाला एक अज्ञात व्यक्ति ग्राहक बनकर पहुंचा था। इस समय चिंतन पारेख द्वारा दिखाई गई अंगूठियों को एक एक कर उस व्यक्ति ने अपनी उंगलियों में पहनकर देखा और एक के बाद एक कई बार बाहर जाकर गुटखा थूककर आने की बात कही। जब ऐसा लगातार 2-3 बार हुआ तो चिंतन पारेख कुछ हद तक निश्चिंत हो गए। इसके बाद उस व्यक्ति ने अपने दाहिने हाथ की 5 उंगलियों में एक एक कर सोने की अंगूठियां पहनी और कलाई पर सोने का ब्रेसलेट भी बांधा, जिसे काफी देर अच्छे से निहारने के बाद उक्त व्यक्ति एक बार फिर गुटखा थूकने हेतु बाहर निकला और इस बार वह ज्वेलरी शोरूम के भीतर वापस नहीं लौटा, बल्कि रास्ता पार कर दूसरी ओर चला गया, जहाँ से देखते ही देखते वह छूमंतर भी हो गया। ऐसे में हड़बड़ाए चिंतन पारेख ने इसकी जानकारी तुरंत कोतवाली पुलिस को दी और कोतवाली पुलिस स्थित अपराध शाखा के दल तुरंत अलंकार ज्वेलर पहुंचे, जहां पर पुलिस के दल ने दुकान के भीतर व बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज अपने कब्जे में लेने के साथ ही आसपास की दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगालने शुरू किए। मामले की जांच जारी है। दागिने बघण्यासाठी आणि त्या सूट बूट चांगला जॅकेट घातलेला होता आणि फ्रेंच कट घातलेला व्यक्ती होता, गोरापान उंच। त्यांना वाटलं चांगलं कस्टमर आहे, त्या अनुषंगाने त्यांचे वडील हजर होते, दुकान मालकांचे सिनियर सिटीजन, आणि त्यांच्याकडे काम करणारी महिला उपस्थित होते। त्यांच्या समक्ष त्यांनी चांगल्या 4 अंगठा पोटात घातल्या, हातात ब्रासलेट घातलं आणि मध्यंतरी ते दागिने बघत असताना तो 2 ते 3 वेळा थुकण्यासाठी गेटच्या बाहेर आला। पहिल्यांदा आला, दुसऱ्यांदा आला आणि त्यावेळेस त्यांनी दागिने घातले नव्हते, परंतु तिसऱ्यांदा ज्यावेळेला आला त्याने पहिले दागिने पूर्ण हातात 4 अंगठ्या आणि ब्रासलेट घातलं आणि थुकण्याच्या अनुषंगाने बाहेर आला आणि ते आल्यानंतर सरळ तो घटनास्थळावरून पळून गेलेला आहे। आम्ही आता सीसीटीव्ही फुटेज आणि बाकीची माहिती काढून आरोपीचा शोध घेतो। आगामी 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा बड़े जोर शोर से जारी है। जिला प्रशासन के सूत्रों ने बताया कि इस बार अमरावती व बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना 23 नवंबर को विद्यापीठ रोड स्थित लोकशाही भवन में होगी। वहीं अन्य 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना 23 दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के तहसील मुख्यालयों में की जाएगी। विधानसभा चुनाव हेतु प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले खर्च की अधिकतम मर्यादा को निर्वाचन आयोग ने 12 लाख रुपए से बढ़ा दिया है। विगत विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले खर्च की अधिकतम मर्यादा 28 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है। अगले माह होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार से अमरावती जिले में प्रशासकीय कामकाज गतिमान हुआ। वहीं अब 22 अक्टूबर को विधानसभा क्षेत्र निहाय अधिसूचना जारी होगी और उसी दिन से नामांकन आवेदन भरने का काम शुरू होगा, जिसके बाद से असली चुनावी धामधूम दिखाई देगी। विधानसभा चुनाव हेतु लागू की गई आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करवाने के लिए जिलाधीश सौरभ कटियार ने जिला प्रशासन के 16 अधिकारियों का नोडल अधिकारी के तौर पर चयन किया है, जिसके बारे में जानकारी देने के साथ ही जिलाधीश कटियार ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के भंग होने के बारे में किसी भी तरह की शिकायत रहने पर आम नागरिकों द्वारा सी विजिल ऐप पर इसकी सीधे शिकायत दर्ज की जा सकती है। विधानसभा चुनाव के दौरान पकड़ी जाने वाली नगद रकम व गिफ्ट के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला स्तर पर जिला शिकायत समिति का गठन किया गया है। समिति में अध्यक्ष के तौर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता मोहपात्रा व सदस्य सचिव विजय देशमुख को नियुक्त किया गया है। आगामी दीपावली के पर्व एवं विधानसभा चुनाव को देखते हुए अमरावती शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने हेतु शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में तैनाती के लिए सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 2 कंपनियां बुला ली गई हैं, जिसके बारे में जानकारी देने हेतु बुलाई गई पत्रवार्ता में शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने बताया कि शहर के सभी थानेदारों को पुलिस रिकॉर्ड पर रहने वाले हिस्ट्री शीटरों व अवैध धंधों में लिप्त रहने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा चुके हैं, जिसके चलते कई हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ तड़ीपारी व एमपीडीए एक्ट के तहत कार्रवाई करने के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने अमरावती, बडनेरा आणि तिवसामधील नांदगाव पेठ, वलगाव या मतदारसंघातील भागामध्ये जेवढे काही रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहेत, शरीराविरुद्ध गुन्हे करणारे, तसेच इतर जे गुन्हेगार आहे, जे अवैध दारू विकणारे आहेत, अवैध धंदे करणारे आहेत किंवा अवैध नार्कोटिक्स गुन्हे करणारे आहेत, अशा सर्व आरोपींवर प्रतिबंधक कारवाई करणे, तडीपारी करणे, त्यांच्यावर डिटेन्शन करणे आणि त्यांच्यावर आणखी कडक कारवाई करणे, गुन्हे दाखल करून त्यांच्यावरून कडे जप्ती करणे, दारू असेल किंवा इतर साहित्य असेल, या सर्व कारवाई करण्याचे सर्वांना सूचना आणि आदेश देण्यात आलेले आहेत।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री हर्षवर्धन देशमुख ने स्पष्ट किया है कि वे मोर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। पूर्व मंत्री हर्षवर्धन देशमुख के मुताबिक यदि विक्रम ठाकरे को टिकट मिलती है तो वे विक्रम ठाकरे का प्रचार करने के लिए तैयार हैं। शहर व जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज कांग्रेस भवन में एक पत्रवार्ता बुलाते हुए महायुति सरकार पर तीखा हमला किया गया। साथ ही अमरावती जिले में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकते हुए राज्य की महायुति सरकार पर भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए गद्दारांचा पंचनामा जारी किया गया। इस समय कांग्रेस पदाधिकारियों ने राज्य की महायुति सरकार पर अधिकारियों की बदली से लेकर नौकर भर्ती तक में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी बनने के इच्छुक व जिला वकील संघ के पूर्व अध्यक्ष शोएब खान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए सवाल उठाया है कि क्या कांग्रेस पार्टी द्वारा सुनील देशमुख को अमरावती से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, क्योंकि पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी सुनील देशमुख के साथ घूम रहे हैं और जमकर प्रचार भी कर रहे हैं। साथ ही पूर्व विधायक देशमुख भी अपना प्रचार बतौर कांग्रेस प्रत्याशी कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अब तक अपना अधिकृत प्रत्याशी तय ही नहीं किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना घटक 3 के प्रलंबित 610 आवास निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है, जिसके लिए 5 ठेकेदारों को तय करते हुए वर्क ऑर्डर दिए जाने की खबर है। इसमें बडनेरा के 64, राहटगांव के 118, तारखेड़ा के 24, गंभीरपुरा के 14, नवसारी के 144 व बेनोडा के 118 आवास शामिल हैं। शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि शिक्षा महर्षि पंजाबराव उर्फ बाबूसाहब देशमुख के शतकोत्तर रजत महोत्सव निमित्त संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ व श्री शिवाजी कला व वाणिज्य महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में 22 से 25 अक्टूबर तक पश्चिम विभागीय अंतर विद्यापीठ महिला कबड्डी स्पर्धा का आयोजन किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र सहित राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश के 74 विद्यापीठों की टीमें शामिल होंगी। इस कबड्डी स्पर्धा का उद्घाटन मंगलवार 22 अक्टूबर को शाम 6 बजे कुलगुरु मिलिंद भाराते की अध्यक्षता में होगा। वहीं स्पर्धा का पुरस्कार वितरण समारोह शुक्रवार 25 अक्टूबर को रात 8 बजे होगा। आणि या पहिल्यांदाच मॅच वरचा टुर्नामेंट आहे कबड्डी होगा लाईट मध्ये आहे तुम्ही वेंचर आपल्याला लाईट मध्ये आहे आणि जवळपास पश्चिम विभागात म्हणजे गुजरात, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद हे सगळे झोन हा भाऊ आपला पश्चिम झोन आहे। या जवळपास या सगळ्या मिळून 74 जवळपास टीमच्या एंट्री आपल्याला आलेल्या आहे। अजय यावले विचार मंच द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार द्वारा यदि पुलिस भर्ती घोषित नहीं की जाती है तो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं द्वारा राजनीति में प्रवेश करते हुए विधानसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार हिस्सा लिया जाएगा। अमरावती डॉग कैनन क्लब द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि परसों 20 अक्टूबर को सुबह 10 बजे साइंस कोर मैदान पर दूसरे भव्य ऑल ब्रीड ओपन डॉग शो का आयोजन डॉग कैनन क्लब की ओर से किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के श्वान प्रदर्शन हेतु शामिल किए जाएंगे। साथ ही ब्रीड के प्रकार व आयु गुट के अनुसार अलग अलग श्रेणी में श्वानों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। अमरावती कैनन क्लब की ओर से इस बार हमने 20 अक्टूबर 2024 रोजी साइंस कोर मैदान में एक भव्य डॉग शो का आयोजन किया है, जिसमें विविध प्रकार के डॉग्स, अलग अलग जाति के डॉग्स इस डॉग शो में आने वाले हैं, पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उसी के साथ हमने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का उनका रजिस्ट्रेशन का एक शेड्यूल भी वहाँ पे रखा है। उसी के साथ में उनका वैक्सीनेशन कैंप भी रहेगा, जो डॉग्स वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनके डॉग्स को वैक्सीनेट कर सकते हैं। और जो भी श्वान प्रेमी है, जो भी डॉग लवर्स है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये शो देखने आइए। और देखने वालों के लिए कोई फीस नहीं है, जितने भी श्वान प्रेमी है वो इस शो का लाभ ले सकते हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान के अमरावती स्थित पश्चिम क्षेत्रीय परिसर में 18 अक्टूबर को संपादक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर अमरावती मंडल व मातृभूमि के संपादक अनिल अग्रवाल उपस्थित थे। इस अवसर पर संपादक अनिल अग्रवाल ने कहा कि देश के प्रत्येक क्षेत्र में बड़ी तेजी के साथ बदलाव हो रहे हैं, जिसका असर पत्रकारिता में भी दिखाई दे रहा है। अतः पत्रकारिता के विद्यार्थियों को इन बदलावों को समझते हुए खुद को तैयार करने व प्रभावी ढंग से काम करने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक ऐसी गलतफहमी है कि मीडिया ही देश चला रहा है। ये अमूमन आम व्यक्ति कहता है, हम भी, आप भी सोचते होंगे कि हम देश चला रहे हैं, ये हमारी गलतफहमी हो गई है। मैं पत्रकारिता में आपसे बस 2-3 बातें शेयर करना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात तो पूरी दुनिया में हमारा देश तेज़ी से बदल रहा है। यदि आप 700 करोड़ की इस दुनिया में देखो, जितने देश है प्रगतिशील देश, उन प्रगतिशील देशों में हमारा देश सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से बदल रहा है, जिसका सीधा प्रभाव हमारी पत्रकारिता पर है। आप प्रश्न पूछोगे कि बदलते हुए देश का प्रभाव हमारी पत्रकारिता पर कैसे? हमारी पत्रकारिता में बदलती हुई तस्वीर के साथ सोच बदल रही है, संसाधन बदल रहे हैं, हमारे माध्यम बदल रहे हैं। जब मैंने पत्रकारिता शुरू की तो जो केवल मीडिया के माध्यम 3 हुआ करते थे। एक हुआ करता था अखबार,
एक हुआ करता था रेडियो और एक हुआ करता था दूरदर्शन। शायद उस समय शुरू हुआ था या उसके 2-4-5 सालों बाद आया था चैनल के नाम पर एक दूरदर्शन। अब मीडिया के नाम पर असीमित क्षेत्र है। आपके हाथ में 24 घंटे वाला मीडिया है, मोबाइल आपके हाथ में है। मतलब इस देश में 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या में यदि हम मान ले एक आंकड़ा जो हम गूगल में पढ़ लेते हैं कि 100 करोड़ के ऊपर मोबाइल है, मतलब 100 करोड़ पत्रकार इस देश में हैं। इस मोबाइल ने 100 करोड़ लोगों को पत्रकार भी बनाया है, इस मोबाइल ने 100 करोड़ लोगों को फोटोग्राफर भी बनाया है। इसलिए ये बदलता हुआ जो स्वरूप है, इसके पहले हुआ करते थे केवल अखबार, फिर आया रेडियो, फिर आया चैनल, फिर उसके बाद आया सोशल मीडिया। फिर सोशल मीडिया में भी अलग अलग प्लेटफॉर्म जो अब मीडिया का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर अब केवल प्रचार प्रसार वहीं से होता है। सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली 3 लाइन की पोस्ट, जिसको हम एक्स कह लें, ट्विटर कह लें, उसकी 3 लाइन की पोस्ट 3-3 दिनों की खबरें दे जाती हैं। मीडिया से ही मीडिया की खबरें बन रही है। मीडिया के इस बदलते हुए स्वरूप को आपको हमको समझना होगा और इस मोबाइल से बाहर निकलकर ज़मीन पर काम करना होगा, लोगों को पढ़ना होगा। विदर्भ की कुलस्वामिनी अंबा देवी व एकवीरा देवी के दर्शन हेतु इस वर्ष नवरात्रोत्सव के पहले दिन से ही पूरे 9 दिनों तक श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी थी और 10 दिनों के दौरान करीब 24 लाख श्रद्धालुओं द्वारा देवी के दर्शन का लाभ लिया गया। इस दौरान भाविक श्रद्धालुओं द्वारा देवी के समक्ष लाखों रुपए का चढ़ावा भी चढ़ाया गया। इस चढ़ावे की गिनती विगत 5 दिनों से अंबा देवी व एकवीरा देवी मंदिर संस्थान में चल रही है। मांगीलाल प्लॉट गोविंदा ग्रुप ने शरद पूर्णिमा के अवसर पर कोजागिरी का उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। इसमें गोविंदा ग्रुप के सचिन मुंदड़ा व चेतन सोनी सहित रामेश्वर गग्गड़ ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत करने के साथ ही कुछ फिल्मी गीत भी प्रस्तुत किए। पुष्करणा फाउंडेशन द्वारा रविवार 13 अक्टूबर को लोहाना महाजनवाड़ी बूटी प्लॉट में दशहरा मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुष्करणा ब्राह्मण समाज के 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले 18 बुजुर्ग महिलाओं व पुरुषों का फाउंडेशन की तरफ से सत्कार किया गया। विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में आज 45वां गुर्दा प्रत्यारोपण किया गया। सर्जरी सफल रहने की जानकारी डॉक्टरों द्वारा दी गई है। पता चला है कि शीला भगत नामक एक महिला ने अपने बेटे आशीष भगत को अपनी एक किडनी देकर उसे नया जीवन दान दिया है। बडनेरा रेलवे स्टेशन परिसर में विगत 15 अक्टूबर को एक महिला की खून से सनी लाश अर्धनग्न अवस्था में बरामद हुई थी। बडनेरा पुलिस सहित क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच करने के बाद मृतक महिला की शिनाख्त भागवती मरावी के तौर पर करते हुए उसके पति लक्ष्मण मानसिंह परावी को मध्य प्रदेश के मंडला जिले के नैनपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। हिरासत में लिए गए लक्ष्मण मरावी ने घटना की कबूली देते हुए पुलिस को बताया कि उसने अपनी पत्नी को आपत्तिजनक अवस्था में किसी अन्य के साथ देख लिया था, जिसके बाद संतप्त होकर उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को लेकर विस्तृत जानकारी आज शहर पुलिस आयुक्त कार्यालय में हुई पत्रवार्ता में शहर पोलीस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा दी गई। तपासामध्ये असं निष्पन्न झालेलं आहे की सदर महिलाचा जो हत्या आहे तिच्या पतीनेच केलेली आहे आणि तिच्या पती आणि दुसरा व्यक्ती जो आम्ही बडनेराचा अटक केलेला आहे चिंचोळकर, हे तिघेही तिथे रेल्वे स्टेशनवर बसून स्टेशनच्या बाहेर आवारात दारू पीत होते आणि त्यानंतर रात्री झोपले असताना त्या पतीला संशय आला की त्याची पत्नी त्या दुसऱ्या व्यक्तीसोबत तिचा काहीतरी संबंध झालेला आहे आणि दोघंही त्या तिथे काहीतरी करत आहे असं त्याच्या लक्षात आल्यामुळे त्यांनी रागाच्या भरात पत्नीला मारलं आणि तिथेच तिचा मृत्यू झाला आणि हा व्यक्ती पळून गेला आणि पतीसुद्धा बॅग वगैरे त्याचे घेऊन त्या ठिकाणावरून निघून आपल्या गावी निघून गेला। सदर आरोपी जो आहे लक्ष्मण मडावी हा मध्य प्रदेशमधील मंडला जिल्ह्याचा आहे आणि त्याची पत्नी सुद्धा त्याच्याच तिथेच ओनी मंडला डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेशची राहणारी आहे। तर हे इकडे काम शोधण्यासाठी आले होते आणि त्या दरम्यान त्यांची चिंचोळकर नावाच्या व्यक्तीशी ओळख झाली होती बडनेरामध्ये आणि ते तिथेच तिघेही मिळून त्यांनी दारू पिली आणि परत रेल्वे स्टेशनमध्ये ही घटना घडलेली है रेलवे स्टेशनच्या परिसरात। विगत मंगलवार 15 अक्टूबर की रात चित्रा चौक परिसर में हुए निशांत उर्फ गोलू उसरेटे हत्याकांड के मामले में पहले ये जानकारी सामने आई थी कि 3 आरोपियों व गोलू के बीच 100 रुपए मांगने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते गोलू उसरेटे को चाकू मारा गया। लेकिन अब मामले की तफ्तीश के बाद पुलिस को यह संदेह है कि गोलू उसरेटे की हत्या के पीछे केवल 100 रुपए वाली वजह नहीं है, बल्कि किसी अन्य बड़ी वजह के चलते गोलू उसरेटे को मौत के घाट उतारा गया। ऐसे में पुलिस द्वारा नए सिरे से मामले की पड़ताल करनी शुरू की गई है, जिसके तहत अब गोलू उसरेटे के कुछ नजदीकियों से भी पूछताछ की जा रही है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस का दल अकोला जिले में जांच पड़ताल के लिए आने वाला है। बता दें कि इस मामले में संदेहास्पद आरोपी रहने वाले शुभम लोनकर के माता पिता अकोला जिला अंतर्गत अकोट तहसील के रहने वाले हैं। ऐसे में शुभम के ठिकाने के बारे में जानकारी जुटाने के लिए मुंबई पुलिस के दल द्वारा शुभम के माता पिता से पूछताछ की जाएगी। pmkisan.ap नामक फाइल को डाउनलोड करते ही अविनाश रोतले नामक मूर्तिकार के खाते से 2 करोड़ 48 लाख रुपए कट गए। सितंबर माह में हुई आर्थिक धोखाधड़ी की शिकायत मूर्तिकार रोतले द्वारा साइबर पुलिस थाने में 16 अक्टूबर को दर्ज कराई गई। साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के विशेष पथक द्वारा आज नागपुरी गेट थाना क्षेत्र अंतर्गत गश्त लगाते समय यास्मीन नगर परिसर से शेख अमीर शेख कद्दूस को धारदार कोयता लेकर घूमते गिरफ्तार किया गया। पता चला कि शेख अमीर नामक यह युवक कुख्यात आरोपी है जो कई आपराधिक मामलों में पुलिस के लिए वांछित भी था। ऐसे में स्पेशल स्क्वाड ने शेख अमीर को पकड़ने के बाद उसे अगली कार्रवाई के लिए नागपुरी गेट पुलिस के हवाले कर दिया। त्योहारों के अवसर पर खाद्य पदार्थों में मिलावट का प्रमाण बढ़ता है, जिसे ध्यान में रखते हुए अन्न व औषधि प्रशासन काफी सतर्कता से काम कर रहा है और एन दीपावली पर्व के मुहाने पर कर्नाटक से अमरावती लाया गया 3,500 किलो मिलावटी खोवा FDA द्वारा जब्त किया गया। इस खोवे की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई गई है। ओवरलोड यातायात व वाहन से उड़ने वाली राख का मुद्दा उठने के बाद प्रादेशिक परिवहन विभाग ने वाहनों पर कार्रवाई करना शुरू किया और विगत 3 दिनों के दौरान 15 वाहनों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की गई। लेकिन नियमानुसार यातायात करने वाले कुछ वाहनों को रोककर चालकों के साथ मारपीट करने के मामले भी उजागर हुए हैं। ऐसे में नांदगांवपेट व माहुली जहांगीर पुलिस ने कुछ अज्ञात आरोपियों पर मामले दर्ज किए हैं। बलगांव रोड स्थित प्लास्टिक कारखाने में गुरुवार 17 अक्टूबर की शाम 6 बजे के दौरान अचानक आग लगी, जिसमें लाखों रुपए का माल जब्त हो गया। दमकल विभाग ने घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दुर्गा देवी विसर्जन के दौरान आदेश का उल्लंघन कर शहर में प्रवेश कर उत्पात मचाने वाले कुख्यात आरोपी मोहित गुल्हाने को सिंधुजना घाट पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। तलेगांव दशासर गांव के प्रसिद्ध रेती व्यवसायी व बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर आशीष कारमोरे की कार गुरुवार के तड़के लगभग 8 बजे के आसपास तलेगांव खेत परिसर में बलीराम शिंदे के खेत के पास पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इस घटना के बाद से आशीष कारमोरे व उनका कार चालक भी गायब रहने के चलते कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। तिरसा पुलिस थाना क्षेत्र में दुर्गा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए और उनके बीच जमकर अश्लील गाली गलौज होने के साथ ही मारपीट भी हुई। दोनों ही गुटों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ दी गई शिकायत के आधार पर तिरसा पुलिस ने दोनों गुटों के 14 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। अमरावती भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग ACB ने महावितरण के कनिष्ठ अभियंता को निजी व्यक्ति के साथ 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी अभियंता का नाम मुकेश भोयर बताया गया है, वहीं उसके साथ पकड़े गए निजी व्यक्ति का नाम दयाल गजगने है।